हाँ जी एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज अपने लोग का फर्स्ट सेशन है ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो शुरुआत के 4-5 मिनट ना मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में, अपने लोग जिस तरीके से टॉपिक को अप्रोच करेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं एंड उसके बाद जो है अपने लोग का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। राइट सर, ऐसा है, कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करूं तो अराउंड आप 9 से 10 चैप्टर्स बोल सकते हो। 9 से 10 क्यों बोल रहे हो आप सर? एग्जैक्टली 10 क्यों नहीं बोल रहे या एग्जैक्टली 11 क्यों नहीं बोल रहे? रीजन है, काफी बार मैं 2 चैप्टर्स को एक मान के पढ़ाने लगूंगा। राइट, एंड दैट इज द रीजन कि आई एम नॉट सेइंग कि ये 2 चैप्टर्स है या 3 चैप्टर्स है, मैं एक मान के उसको करवाने लग रहा हूँ आपको, है ना। अभी सेकेंड बात, जितने लोग ऑनलाइन है आप लोग सुन लेना कि जितना अपने डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। कंडीशन है, आप लोग नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने का प्रोसेस क्या होगा, चार्ट्स कैसे डिस्प्ले होगा, वो सब आपको ऐप में मिल जाएगा। तो उस चीज का मेहनत आपको नहीं करना है। राइट, अभी जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा, ज्यादातर ये जो अपने लोग एक महीना अभी क्लास करने वाले हैं, इसमें ये फोकस रहने वाला है कि अपने मार्क्स के लिए तैयार करें, एट द सेम टाइम लॉजिक सीखे। जब अपने फुल टू बैच करेंगे या फुल टू बैच कर रहे होंगे तब फोकस रहेगा कि भैया कॉन्सेप्ट को भी धीरे धीरे स्लोली पकड़ के करे। बट एक बात याद रखना, तुम एक एमसीक्यू एग्जाम के लिए अपेयर कर रहा है तो अकॉर्डिंगली तुमको अप्रोच करना है। गलत आंसर का, जिसको नहीं पता उन लोग के लिए बता दे रहे हैं, बेसिकली हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का आने वाला है। राइट, इसके लिए मैं आपको एक बार फ्रेश पेज पे लेके चलता हूं। हर क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का आने वाला है, और क्योंकि 100 मार्क्स का आप पेपर लिख रहे हो तो आपको समझ आ गया 1 into 100 100। सही करने का 1 नंबर है, गलत करने का 25% चला जाता है, यानी कि 0.25 चला जाता है। सर, कैसे डिसाइड करें कि कोई क्वेश्चन करना है कि नहीं अगर कंफ्यूजन है तो? सीधी बात, नो बकवास। अगर उस क्वेश्चन के बारे में तुमको जो है सिंपली, अगर उस क्वेश्चन के बारे में सिंपली तुमको कुछ आइडिया नहीं है, कोई तुक नहीं है, तुमको कुछ नहीं मालूम है, डोंट अटेंड दैट क्वेश्चन, छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। तुम अगर 50% भी श्योर है ना, रिस्क ले लो, अटेंड कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 0.25 ही तो जा रहा है। तुम अगर 2 क्वेश्चन में भी रिस्क लिया 50% का, ठीक है ना, एक सही हुआ एक गलत हो भी गया तो 0.25 गया और एक आया, तो ओवरऑल में तो तुम 0.75 जीता ही ना। इस वजह से दिस इज माई एडवाइस कि हाँ, वो सब केसेस में रिस्क ले लेना अगर 50-50% चांस लग रहा है तो। ठीक है, अपने लोग का जो टॉपिक्स आ रहा है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, 2 तरीके से टॉपिक्स आ रहा है। एक आ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला लर्निंग, सबसे पहला थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं सबसे पहले तो अगर एमसीक्यू में आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, आंसर इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ आता है आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। ये दोनों का जो वेटेज है हमारे हिसाब से 50% आने वाला है। इंस्टीट्यूट इस बात पे फोकस नहीं करेगा, इंस्टीट्यूट इस बात पे फोकस नहीं करेगा कभी भी कि आपको जो है ना डेट्स याद रहे। कुछ सिलेक्टेड डेट्स इंपॉर्टेंट है मैक्रो के अंदर, वो मैं जब जाऊंगा वहां पे अपने आप ही लिखवा दूंगा, तो उतना ज्यादा पैनिक करना मत उस चीज का। मेन हम लोग करने वाले हैं, पहले मैं धीरे धीरे आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा। कॉन्सेप्ट्स करवाते ही मेरा मेन फोकस एमसीक्यू रहेगा, क्योंकि जिस चीज का तुम तैयारी कर रहा है वही प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर कोई तुक नहीं बनता है ना। ये है स्ट्रेटजी। ये सारा का सारा जो तुम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेगा मेरे पास, एमसीक्यू पढ़ेगा या चार्ट्स देखेगा, इसमें तुम्हारा मेहनत खाली एक जगह पे है, कॉन्सेप्ट नोट डाउन करना। क्योंकि एमसीक्यू और चार्ट तुमको ऐप में अपने आप ही अपडेटेड मिलेगा, सो यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क इन दैट रिगार्ड। ठीक है ना, सही है सर, ये बात क्लियर हो गया। तो चलिए सर, अब शुरू से शुरू करते हैं बातचीत को। जो फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, उसी से अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सो एवरीवन, आपके स्क्रीन पर आ गया है पूरा का पूरा चार्ट रिलेटेड टू द फर्स्ट टॉपिक, विच इज
नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूरा का पूरा जो चार्ट है वो आपके पास आ गया है। सबसे पहला बात आपको याद दिला देते हैं कि जब बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, जब बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो अपने 11-12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल के कुछ पढ़े थे, है ना, माइक्रो। और एग्जांपल दूं, डिमांड, सप्लाई, ये सब पढ़ा था, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी स्ट्रेट अवे, क्योंकि डिस्कशन आज शुरू हो रहा है, तो पहले मैं तुमको इकोनॉमिक्स क्या है वो फटाफट समराइज कर दे रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका पहले इकोनॉमिक्स था ही नहीं। तो आई विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट बेस एंड देन वी विल प्रोग्रेस। कोई भी फोन है, ठीक है ना, मेरे हाथ में अगर एक फोन है एवरीवन, तो ये जो फोन है, या मान लो मेरे पास एक रिमोट है, ये रिमोट लेटेस्ट वर्जन नहीं है, या ये रिमोट का ओल्डेस्ट वर्जन नहीं है। दुनिया में कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टेक्नोलॉजी आया है, वो धीरे 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 समय के साथ उसका मीनिंग अपडेट होते गया, उसका मीनिंग चेंज होते चला गया। सेम चीज हुआ इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स में जो बदलाव आया ना, ये 4 स्टेजेस में आया। इकोनॉमिक्स की दुनिया में जो बदलाव आया, ये 4 स्टेजेस में आया। एज पर वेस्टर्न इकोनॉमिक्स, वेस्टर्न मतलब ये तुम्हारा यूएस और ये सब साइड का। क्यों ये बात बोला, अभी तुमको चमकेगा, इधर देखो। अभी पहले वेस्टर्न बताता है। वेस्टर्न इकोनॉमिक बोलता है कि एडम स्मिथ से कहानी शुरू होता है 1776। लिखवा दूंगा, लिखने का जरूरत नहीं है। एडम स्मिथ से कहानी शुरू होता है 1776, जब वो फर्स्ट टाइम बोलता है इकोनॉमिक्स बोल के कुछ, और वो बोलता है कि इकोनॉमिक्स हर वो चीज है जो पैसा है। इकोनॉमिक्स हर वो चीज है जो पैसा है, करेक्ट है ना। तो ये है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, ये है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट एज पर कौन, एज पर एडम स्मिथ। मतलब वो तुम लोग वो अगर वो मूवी देखा है, हमको याद आ रहा है, तुषिता बताना देखा है क्या तुम्हारा, वो कुछ कुछ होता है, ठीक है कि नहीं है। तो उसमें वो मिस ब्रिगेंजा आती है ना, और बोलती है दोस्ती क्या है, तो वो शाहरुख खान बोलता है दोस्ती प्यार है, प्यार ही दोस्ती है। बस उसी तरीके से एडम स्मिथ भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया। वो बोला इकोनॉमिक्स पैसा है और पैसा ही इकोनॉमिक्स है। वेल्थ, हर वो चीज जो पैसा है वो इकोनॉमिक्स है। अगर उसका डेफिनेशन बोले, हालांकि अभी जरूरत नहीं है बट बोल देता है, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ wealth of nations. Economics is a science which inquires into the nature and causes of wealth of nations. देख लो, पैसा 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 कर रहा है। इस चीज के लिए एडम स्मिथ को बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है। बोलता है कि यार ये तुम क्या कर रहा है, खाली पैसा पैसा कर रहा है, जबकि इंसान मेन है, पैसा तो सेकेंडरी है। ये चीज देख लेता है। इस इंसान का नाम कोई भूलना मत, बहुत बार आने वाला है, एल्फ्रेड मार्शल। कहानी में अब आता है सेकंड हीरो, जिसका नाम है एल्फ्रेड मार्शल। और एल्फ्रेड मार्शल को पता था कि एडम स्मिथ बहुत गाली सुना है। एल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन लेके आता है, वेलफेयर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन मैं बोल दूंगा बट तुमको लर्न करने का दरकार नहीं है, क्योंकि एक थ्योरी एग्जामिनेशन नहीं है, एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। फिर भी मैं डेफिनेशन बोलता हूं तो तुमको समझ में आएगा। ये समझ गया था कि एडम स्मिथ को गाली पड़ा है क्योंकि वो वेल्थ का बात नहीं किया, क्योंकि वो वेल्थ का बात नहीं किया। ये बोला हम ये गलती नहीं करेंगे। अब तुम एल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन सुनो, हालांकि तुमको कोई काम नहीं है बट मैं बोलता हूं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social requisites of well-being which is most closely concerned with the attainment of material requisites of well-being. Thus, it is on one side a study of wealth and on the other and more important side a part of study of man. तुम लोग देखा क्या गलती, क्या 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 ये अपने गलती से सीखा। डेफिनेशन शुरू कैसे हुआ था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, खत्म कहां हुआ, मैनकाइंड। मतलब ये बोला कि एडम स्मिथ को गाली इसलिए पड़ा क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स पे फोकस नहीं किया। एल्फ्रेड मार्शल बोला हाँ ह्यूमन बींग से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स, पर एल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन के लिए भी इसको क्रिटिसिज्म मिला। क्यों क्रिटिसिज्म मिला इसको पता है, क्योंकि ये भाई साहब बोल रहा है कि इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस which is most closely concerned with the material requisites of well-being. मतलब इकोनॉमिक्स इंसान को स्टडी तो करता है, बट इंसान को, उसी इंसान को स्टडी करता है, या इंसान का उसी एक्टिविटी को स्टडी करता है जो पैसे से रिलेटेड है। मतलब जो एक्टिविटी पैसे से रिलेटेड नहीं है, इकोनॉमिक्स उसको स्टडी नहीं करेगा। फटाफट बोल रहा हूं जिससे तुमको ओरिजिन समझ में आए, है ना, खास करके वो स्टूडेंट को जिसका इकोनॉमिक्स था ही नहीं।
अब तुम लोग को एक चीज यहां पे देखने को मिला, समझने को मिला। क्या चीज मिला पता है? ये इंसान पे तो फोकस कर दिया, पर क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक्स इंसान का सिर्फ उस एक्टिविटी को स्टडी करता है जो पैसे से रिलेटेड है। इसको भी क्रिटिसिज्म मिला। इसको क्रिटिसिज्म क्यों मिला? सारे इकोनॉमिस्ट लोग इससे एक ही सवाल कर रहे हैं कि भाई अल्फ्रेड मार्शल, तुम बोल रहे हो इकोनॉमिक्स को इंसान से रिलेटेड है, लेना देना है, और इंसान का उस एक्टिविटी से लेना देना है जिससे पैसा आता हो। ये बोला हाँ। तो बोला बता तुम सेपरेट कैसे करेगा? नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल एक बार के लिए मान लेता हूं मैं ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं है? इस सेशन से मेरे पास पैसा आ रहा है। एक एग्जांपल लेता हूं, इस सेशन से जो मैं लेने लग रहा हूं अभी, मेरे पास पैसा आ रहा है, कोई अमाउंट आ रहा है। एल्फ्रेड मार्शल बोल रहा है इसी, खाली इस एक्टिविटी का पैसे से लेना देना है। क्यों? तो पैसे से लेना देना है तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर आना चाहिए। पर बाकी इकोनॉमिस्ट लोग बोल रहे हैं, और मैं भी यही बोलता हूं कि अब एक चीज सुनो, मैं ये जो क्लास ले रहा हूं जिसकी वजह से मेरे को पैसे मिल रहे हैं, ये तो इस बात पे भी निर्भर है कि कल रात में मैं ठीक से सोया कि नहीं, मैं सुबह ब्रेकफास्ट जो किया वो ठीक से किया कि नहीं किया। कहने का मतलब है दुनिया में कोई भी चीज ऐसे सेग्रीगेट नहीं हो सकता कि ये पैसे से रिलेटेड और ये नॉन पैसे से रिलेटेड है, क्योंकि हर कोई चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। सर लॉजिक तो समझ में आ गया? तो इसलिए ये सेग्रीगेशन पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा आदमी आता है, इसका नाम भी सुनना। इस भाई का नाम है लायनल रॉबिन्स। ये इकोनॉमिक्स में एक मेजर कॉन्सेप्ट देता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है स्कैरसिटी। ये कॉन्सेप्ट का नाम है स्कैरसिटी। सबसे लॉजिकल डेफिनेशन उस टाइम तक का, ये बोलता है कि रियल लाइफ में सब फालतू बात है। दुनिया में ना रिसोर्सेज लिमिटेड है, मतलब दुनिया में वुड लिमिटेड है, दुनिया में लाइट्स लिमिटेड है, तो इंसान का सारा वांट्स तो अनलिमिटेड है। पर दुनिया में जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? लिमिटेड है। वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो एक इंसान को यह डिसाइड करना पड़ता है कि उसको कौन सा वांट अभी सेटिस्फाई करना है, रिसोर्स को कैसे यूज करना है, और कौन सा डिले कर देना है, पोस्टपोन कर देना है। मैं फिर से अपने कॉन्टेक्स्ट में आपको बोलता हूं, इस समय जब ये सेशन चलने लग रहा है तो इस मोमेंट पे टाइम जो है वो मेरा रिसोर्स है। टाइम जो है मेरा वो रिसोर्स है। ये जो डिवाइस मैं यूज कर रहा हूं ये मेरा रिसोर्स है। इस डिवाइस को और इस समय को मैं हजारों तरीके से यूज कर सकता था, बट गिवन ऑल द सिनेरियोज एंड ऑल द कंडीशंस एंड एवरीथिंग, मेरे को ये बेस्ट लगा, मुझको ये बेस्ट लगा। एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि इकोनॉमिक्स को या एक इंडिविजुअल को ये डिसाइड करना पड़ता है इकोनॉमिक्स में कि आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स, जिस पे हम इस टाइम पे हम सो सकता था, इस टाइम पे हम मैथ्स का सेशन ले सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, बट आई डिसाइडेड टू टेक दिस सेशन। दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और रॉबिन्स का कहना है कि पूरा खेल इसी बात का है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कौन से वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हो, यही डिसीजन पूरे इकोनॉमिक्स का बेसिस है। खत्म। बात समझिएगा, समझ आया? लेकिन रॉबिन्स में एक छोटा सा कमी रह गया था। रॉबिन्स ना खाली ये बोल रहा था कि इकोनॉमी में जो है लिमिटेड है, वो कभी भी ये नहीं बोला कि रिसोर्सेज ग्रो भी कर सकता है। मैं एग्जांपल दूंगा। ये बात प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन किया, जो दिया ग्रोथ डेफिनेशन। प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन बोलता है, रॉबिन्स का सारा बात वो रिपीट किया कि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। बस ये एक बात और जोड़ दिया, ये बोला रिसोर्सेज कैन ग्रो इन फ्यूचर। अब तुम लोग मेरे को बोलेगा ये कैसे मुमकिन है? मैं एग्जांपल दे देता हूं। 1990 जब इंटरनेट डिस्कवर हुआ था, या बना था, जो भी वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, इन यूएस नेवी, उस समय इंटरनेट या फोन कॉल करने का जो चार्जेस था, इंटरनेट बोलो या फोन कॉलिंग बोलो, शायद एक घंटे का कुछ, तुम्हारे को एक घंटा भी ज्यादा बोल दिया, एक मिनट का 30 या 60 रुपया लगता था। 30 या 60 रुपए। आज तुम देख लो अपना इंटरनेट का चार्जेस या अपना फोन कॉल का चार्जेस, शायद तुम इसको फ्री बुलाता होगा। मैं बोलता हूं महीने का 300 रुपया या 200 रुपया। रिसोर्स ग्रो किए बिना ये पॉसिबल था? इतना फ्री में फोन कॉल, इतना फ्री में मैसेजेस पॉसिबल था? नहीं। तो फिर तुम कैसे बोल रहे हो रिसोर्सेज ग्रो नहीं कर सकता? तो सारा बात सही है,
पर रिसोर्सेज ग्रो कर सकता है, ये बात भी तो सही है ना। ये था इकोनॉमिक्स का पूरा इतिहास, जर्नी, डिस्कशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। अब आप लोग डेफिनेशन देखो तो आपको लगेगा सर आप तो पूरा ये पेज पढ़ा दिए। 100% चैलेंज है तुमको। आओ अब इस चार्ट को पूरा खोलता हूं। एक छोटा सा बात रह गया मुझसे, वो कंप्लीट कर देता हूं। इकोनॉमिक्स के दोस्तों दो दरवाजे हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो को इस बात से लेना देना है कि भाई फॉर एग्जांपल महक क्लास में है, तो महक का इनकम क्या है। अगर महक का कोई बिजनेस है तो महक का बिजनेस कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी के बारे में बात करता है। वो बोलता है सारे प्रोड्यूसर्स, सारे कंज्यूमर्स मिला के क्या प्रोड्यूस और क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इसका हिसाब दो। वेलकम टू व्हाट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और सरल भाषा में बोलूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लाइक तुम एक पेड़ के बारे में बात कर रहे हो, एक पेड़ को ताड़ रहे हो तुम, और उस पेड़ से रिलेटेड सारे डिटेल्स नोट कर रहे हो, इस पेड़ में इतने फल है, ये है, वो है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्लडी टॉकिंग अबाउट द एंटायर फॉरेस्ट। समझ में आ गया। इसीलिए एग्रीगेट वर्ड देखेगा कभी भी, रट लो, एग्रीगेट वर्ड देखेगा कभी भी तो मैक्रो का बात चल रहा होगा, और इंडिविजुअल वर्ड कभी भी देखेगा, आंख बंद कर लेना, माइक्रो का बात चल रहा है, खत्म हो गया। अब आओ देखो यहां पर, इधर पे ध्यान से सुनना। बिजनेस इकोनॉमिक्स देखो, मैं तुमको बोला था तुमको समझ आ जाएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिफाइंड है द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। मैं यही तो बोला, मैं यही तो समझा रहा था तुमको कि इस लिमिटेड टाइम में मैं कैसे अपने रिसोर्स को एलोकेट करूं, जो समय है या डिवाइस है, वही है इकोनॉमिक्स का पूरा फंडा, यही यहां पर लिखा हुआ है। बस क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड है तो बिजनेस लिखा हुआ है कि बिजनेसेस अपने स्कार्स रिसोर्स को कैसे यूज करते हैं, अगर वो डिसीजन में तुम चले गए तो वो हो गया वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देख लो, फ्यू एरियाज दैट कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स आर। अब ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैं नीचे में जो क्वेश्चंस रख रखा हूं तुम्हारे साथ डिस्कस करने को, उसमें है एमसीक्यूज में भी करूंगा। प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, एक प्रोडक्ट का बात हो रहा है माइक्रो, एक कंज्यूमर का बात हो रहा है माइक्रो, एक फैक्टर। इकोनॉमिक्स में चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। सेल, CELL, CELL, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड और लेबर। कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड और लेबर। बिहेवियर ऑफ फर्म्स, लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और फ्यू एरियाज अंडर मैक्रो। क्या होगा यहाँ पे, एग्रीगेट्स का बात होगा, चेक करो, नेशनल इनकम, एवरेज प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तुम देख रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मतलब पूरे कंट्री का हिसाब, पूरे कंट्री के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का हिसाब, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तुम अगर ये सारा वर्ड्स देख रहा है और बेसिक बुद्धि है तो तुमको फीलिंग ऑफ टोटलिटी आ रहा होगा, एग्रीगेट आ रहा होगा यहाँ पे। एक बात याद रखना, तीन बातें एक्चुअली, एक भी नहीं तीन बातें बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, और लिखो ये बात, हेडिंग डालो बिजनेस इकोनॉमिक्स, हेडिंग डालो बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में तीन बातें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम ऑन। पहली बात, बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखा, पहली बात प्रेगमेटिक इन अप्रोच। पूरा कहानी नहीं लिखना है, कुंडली नहीं लिखना है, जो वर्ड बोल रहा हूं बस उतना लिखो। पहली बात प्रेगमेटिक इन अप्रोच, पहली बात है प्रेगमेटिक इन अप्रोच। दूसरा है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, प्रेगमेटिक इन अप्रोच। दूसरा है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। तीसरा नॉर्मेटिव इन नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में तीसरी बात है नॉर्मेटिव इन नेचर। लिखा क्या, सर तीनों का मतलब तो आप बताए नहीं हम लोग को, अभी बता देता है।
pragmatic in approach मतलब लिख लिया क्या? pragmatic, interdisciplinary और normative in nature लिखा ना? अब मैं बताता हूं तुम लोग को, देखो ध्यान से सुनना। pragmatic का मतलब है प्रैक्टिकल, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स कोई थ्योरी नहीं है कि तुम बस रट के चला गया। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैक्टिकल इन नेचर। अब आप पूछोगे कैसे? प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स ये डिसीजन में हेल्प कर रहा है कि देख मेरे पास इतना ही रिसोर्सेज है, यही 4 यूनिट्स रिसोर्सेज है, इससे हम चेयर भी बना सकता है, टेबल भी बना सकता है, क्या बनाने से मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है, इसलिए इट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, नॉट थ्योरेटिकल। तो प्रैग्मेटिक इन अप्रोच का अगर मन कर रहा है मीनिंग लिखने का, तो ब्रैकेट में लिखना प्रैक्टिकल रेदर देन थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल रेदर देन थ्योरेटिकल, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच का मतलब है प्रैक्टिकल रेदर देन थ्योरेटिकल। दूसरी बात, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, बड़ा खतरनाक पॉइंट है। सुनो, ये तुमको पूरा रास्ता दिखाए, पूरा व्यू दिखाएगा। देखो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर मतलब जब बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो भी फंडे हैं ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स और जितने भी फंडे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स का नॉलेज से हो जाएगा। तुमको यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, स्टैटिस्टिक्स, साइंस, आर्ट, सब कुछ कंसिडर करना पड़ता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट कि वो एक डिसिप्लिन से या एक सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करता है, वो सम टोटल ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट मैटर है। सर हम लोग को समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ आया, ठीक। एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है कि उसके पास एक मशीन है, वो मशीन चेयर भी बना रहा है, टेबल भी बना रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्रिकेट बैट्स भी बना रहा है। मशीन से एक ही चीज बन सकता है, तो अब वो स्टडी करेगा कि उसको कौन से कंज्यूमर्स को टारगेट करना है। तो वो क्या कर रहा है, एक स्टैटिस्टिक्स निकाल रहा है कि एरिया में कितने बिजनेसेस है या कितनी ऑफिसेज है, क्योंकि चेयर टेबल तो ऑफिस मांगेगा। और वो पता करेगा कि कितने यंगस्टर्स है। जनरली यंगस्टर्स क्रिकेट खेलेंगे, मिडिल एज खेले, ओल्ड एज खेले, जनरली स्पीकिंग ज्यादा डिमांड क्रिकेट बैट्स का वहां से आएगा। वो स्टैटिस्टिकली देखेगा ज्यादा बड़ा टारगेट ग्रुप क्या है। फॉर एग्जाम्पल 100 ऑफिसेज है जिसके अंदर 500 वर्कर्स है, पर उन वर्कर्स के और आसपास से माइग्रेटेड 2000 बच्चे हैं उस लोकेलिटी में। तो मतलब क्रिकेट बैट्स बनाने में ज्यादा तुक बनता है। ऑफ कोर्स कंसिडरिंग कि दोनों में प्रॉफिट लेवल सेम है। फिर वो ये देखेगा ना कि हम अगर एक चेयर टेबल पे जितना कमाता है और एक क्रिकेट बैट पे कितना कमाता है, तो जिस ज्यादा प्रॉफिट मेरा किस पे बन रहा है, क्रिकेट बैट बनाना डिसाइड हुआ। अभी बच्चा लोग को कौन सा प्लेयर ज्यादा समझ में आ रहा है? अच्छा, विराट कोहली ज्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है, तो स्टिकर लगा देंगे एमआरएफ टाइप का, या विराट कोहली जिस तरीके का बैट यूज करता है उस तरीके का ज्यादा ग्रिप हो गया या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, वो ढांचा बना देंगे। साइकोलॉजी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो तुम अगर दूर से देखेगा तो हाँ इकोनॉमिक डिसीजन चल रहा है, बट तुम अंदर जाके देखेगा तो मैथ चल रहा है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी चल रहा है, स्टैटिस्टिक चल रहा है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस चल रहा है, सब कुछ तो चल रहा है। डोमिनोस, पिज्जा हट, केएफसी, सबके बारे में एक चीज कॉमन है, इनके लेबल पे लाल कलर यूज होगा ही होगा, सोच के देखो। रेड कलर यूज होगा ही होगा, डोमिनोस, मैकडी, पिज्जा हट, केएफसी, सब में एक कॉमन चीज है, चेक कर लो, सोच लो एक बार। रेड कलर यूज हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि जनरली साइंस है ये कि जब इंसान रेड कलर सोचता है तो वो क्या तो कुछ स्पाइसी सोच रहा है, या कोई चीज अभी भी गर्म है वो सोच रहा है, या कोई चीज नॉन वेजिटेरियन है वो सोच रहा है। और खाने वाले यही 3 चीज तो पसंद करते हैं। कोई कभी देखा है सुनते हुए भैया एकदम फीका पिज्जा बना देना? गर्म होना चाहिए, ठंडा तो नहीं चाहिए, स्पाइसी चाहिए, या नॉन वेजिटेरियन चाहिए। रेड कलर तीनों को कनेक्ट करता है, रेड कलर डाल दिया और वो 3 तरीके से तुम्हारे साइकोलॉजी को हिट कर दिया। तुमको बोल रहा है ना, चैलेंज कर रहा है, तुम पिज्जा सोच ले, तुम्हारे दिमाग में वो लोगो आ रहा है जिसमें लाल कलर तो है ही, डोमिनोस में वो लाल और ब्लू कलर आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। यही तो पॉइंट था।
कैसे चल रही है? इंटरडिसिप्लिनरी नेचर मतलब सम टोटल ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ब्रैकेट में लिख लेना, सम टोटल ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स like psychology etc. Sum total of multiple subjects like psychology etc. हो गया है क्या? तो एवरीबडी, आई थिंक ये नॉर्मेटिव इन नेचर वाला बात भी मैंने आपसे कर लिया है, ठीक है ना? तो प्रेगमेटिक इन अप्रोच, हाँ नॉर्मेटिव इन नेचर बोलना बाकी है अभी। नॉर्मेटिव बहुत ही खतरनाक बात, बहुत ही खतरनाक बात। दो तरीके के साइंसेज होते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है? मैं तुमको दो एग्जांपल देता हूं, फिर मैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव समझा पाऊंगा। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम डॉक्टर के पास गए। दो तरीके के डॉक्टर है, डॉक्टर वन और डॉक्टर टू। डॉक्टर वन बोलता है हाँ पेट दर्द जो होता है वो चॉकलेट खाने से, बाहर का पुचका खाने से होता है, और तुमको घर भेज दिया ये बता के। डॉक्टर टू बोला पेट दर्द होता है पुचका खाने से, चॉकलेट खाने से, तुमको अभी थोड़ा दिन ये खाना बंद कर देना चाहिए, और साथ में ये हम दवाई लिख के दे रहे हैं टैबलेट एक्स, ये तुमको 4 दिन लेना चाहिए। पहला डॉक्टर प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया, डॉक्टर वन। डॉक्टर टू प्रॉब्लम को डिस्क्राइब भी किया और सोल्यूशन भी दिया। एग्जैक्टली exactly. दो तरीके का इकोनॉमिक्स होता है। पॉजिटिव साइंस जब बोलते हैं मतलब वो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है, इट टेल्स अस व्हाट इज। नॉर्मेटिव साइंस टेल्स अस व्हाट इज एंड आल्सो व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो ये माना जाता है इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं करता है, क्या आइडियल स्टेट होना चाहिए वो भी बताता है। इसलिए इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। लिखो, लिखो। अब नॉर्मेटिव इन नेचर के बगल में डैश देखें, पॉजिटिव साइंस, a positive science tells us, a positive science, positive science tells us, a positive science tells us what is, tells us what is, while a normative science, while a normative science tells us what ought to be, tells us what ought to be, क्या होना चाहिए। क्या है तो बोलता ही है, क्या होना चाहिए ये भी बोलता है। तो while a normative science tells us what ought to be, तो याद रखना, अगर नॉर्मेटिव इन नेचर आ गया तो ये लिखेगा। हाँ, सबका रिलेटेड जो भी बता रहा हूं सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस है मेरे पास, ठीक है ना? अभी करेंगे डिस्कस। आगे बढ़ता हूं। अब मैंने तुमको बताया ना, माइक्रो इकोनॉमिक अप्लाइज टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, बोला था ना। एक इंडिविजुअल से रिलेटेड बात हो तब, पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात हो। अभी एग्जांपल दे देता हूं मैं तुमको। एक ऑर्गेनाइजेशन में ना वर्कफोर्स चीटिंग कर रहा है, वर्कफोर्स चीटिंग कर रहा है, या एम्प्लॉइज जो है बेसिकली किसी तरीके का फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो ये तो भाई तेरा इंटरनल प्रॉब्लम हुआ ना। पर कोविड जैसा कुछ आ गया, ये तो एक्सटर्नल हुआ ना। तो इंटरनल में एम्प्लॉइज का चोरी आ जाएगा, पर कोविड एक्सटर्नल में आ जाएगा, मैक्रो में आ जाएगा। तो इसीलिए देखो, अब क्यों, देखो माइक्रो अप्लाइज टू प्रॉब्लम्स लाइक डिमांड एनालिसिस, क्योंकि तुम अपने प्रोडक्ट का डिमांड करेगा डिस्कस एनालाइज, जो कि दूसरे से अलग हो सकता है। तुम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस करेगा, तुम इन्वेंट्री डिस्कशन करेगा, रिसोर्स एलोकेशन करेगा, प्रॉफिट एनालिसिस करेगा, रिस्क एनालिसिस करेगा। कहने का मतलब है तुम ये सब जो भी करेगा, ये सब देख लो सिर्फ तुमसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। बट अब देखो अगली बात, इकोनॉमी में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, मतलब इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, या मिक्स्ड है, ये तो सबको अफेक्ट करेगा। नेशनल इनकम क्या है, सबको अफेक्ट करेगा। ट्रेड यूनियंस कैसे हैं,
प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियंस है क्या, प्राइस पॉलिसी क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सरकार का क्या है, मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स और बैंक्स कैसे लोन दे रहे हैं, ये क्या सिर्फ तुमको अफेक्ट करेगा क्या, सबको अफेक्ट करेगा। तो वो मैक्रो के अंदर आ गया, वो मैक्रो के अंदर आ गया। सर लेकिन आप हम लोगों को ये सब लिखने क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि तुमको ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा तुम्हारे ऐप में, तो फिर लिखने का क्या तुक बनता है। समझ में आ रहा है ना बात। राइट सर। अब अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट बोला, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। एक क्वेश्चन पूछा मैंने, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सो आपको मैं बता देता हूं, 3 तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम्स होता है। आई रिपीट, कितने तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम्स होता है, 3 तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक सिस्टम बोल रहा हूं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड के ऊपर आने से पहले, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, याद है, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स करके, जिसमें मैंने 4 स्टेजेस बताए थे। एडम स्मिथ बोला था, एल्फ्रेड मार्शल बोला था, रॉबिन्स बोला था, सैमुअलसन बोला था, याद है। एक चीज अब नहीं बोले थे, ये आईसीआई बहुत अच्छा काम किया, इंस्टीट्यूट एक बहुत बढ़िया काम किया। इंस्टीट्यूट बोला ये लोग गलत कर रहा है। पहला बुक वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स का इंडिया से आया था, द नेम वॉज अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य चाणक्य। तो ये तो सर हम लोग देख लिया, पहला 5 चैप्टर पढ़ के, उसमें नहीं है। चैप्टर 10 चेक करो, इंडियन इकोनॉमी खोलो, अगर किसी के पास बुक है, चैप्टर 10 इंडियन इकोनॉमी, पेज नंबर 2 में एक टेबल बना हुआ दिखेगा, उसमें कौटिल्य का पूरा कुंडली लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, वो अर्थशास्त्र, वो बेसिकली अर्थशास्त्र लिखा था, जो कि मिलिट्री एंड सोशल स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। एक बॉक्स में मिलेगा, लाल या पिंक कलर का बॉक्स होगा, उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा होगा, रिलेटेड टू मिलिट्री एंड सोशल पॉलिटिक्स, राइट। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अर्थशास्त्र को मत भूलना, रिटन बाय कौटिल्य, ठीक है कि नहीं। इसमें ये इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी सबके ऊपर लिखा है। बस ये इतना ही है, इतना ही काम का है, बस बता दिया मैं, बता दिया। क्योंकि मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि ये जो मैं डिस्कशन, फास्ट ट्रैक रिवीजन, जो भी सेशंस में चला रहा हूं, इसमें मैं फोकस ये नहीं करूंगा मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, चैप्टर तो सारा ही होगा। फोकस वुड बी ऑन क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उस समय बता दिया जाएगा। हाँ, 3 तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलता है भैया पैसा बनाओ, खत्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मिनिमम होता है। इंस्टीट्यूट तुमको कैसा धोखा दे सकता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट रोल, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस। हाँ, या नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है यार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नो गवर्नमेंट, साला सब में लिखा हुआ है, कौन सा आंसर करेक्ट है। भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट होता है, और गवर्नमेंट एक्टिव होता है, वो खाली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता। वो लीगल है कि नहीं वो तो देखेगा, बट वो तुमको, यूएस, ज्यादातर यूएस में ये होता है, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, गवर्नमेंट बिजनेस खुद नहीं करने बैठेगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कुछ भी प्रोडक्ट उगा रहा है, तुम कोई भी प्रोडक्ट का काम कर रहा है, वो नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं होगा कि हम बिजनेसमैन, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है, मेरा बैकयार्ड खाली है, हम यहाँ पे ड्रग्स का खेती करेगा, नहीं हो सकता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट बिजनेसेस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स बिजनेसेस को ओन करते हैं, और वो प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। उनका मेन मोटिव, ऑनलाइन वालों सारे लोग, प्रॉफिट है, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट। एवरीवन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्रॉफिट मोटिव। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रन्स विथ प्रॉफिट मोटिव, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रन्स विथ प्रॉफिट मोटिव। सेकंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी, रशिया, यहां पे सारे रिसोर्सेस का ओनर गवर्नमेंट है, लेकिन अब चीटिंग होगा तुम्हारे साथ। यहां पे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं, स्टेट बोला जाता है,
या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बोला जाता है। तो ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों होते हैं, ठीक है कि नहीं है? कॉपी में लिखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से 3 वर्ड लिखा रहा हूं, 3 वर्ड जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं। लिखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डैश देके, समझ रहे हो ना? ये एमसीक्यू के लिए वर्ड्स लिखवा रहे हैं ना, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से जबान शब्द इस्तेमाल होने वाले हैं ना। डैश देके लिखो प्रॉफिट मोटिव, डैश देके देखो लिखो प्रॉफिट मोटिव। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डैश देके लिखो प्रॉफिट मोटिव, कॉमा लेसी फेयर इकोनॉमी, लेसी फेयर, लेसी का फुल फॉर्म लिख दिया, स्पेलिंग लिख दिया हूं, LAISSEZ। लेसी है, लस्सी नहीं है, है ना? तो उसको ठीक से लिखना, हाँ, LAISSEZ है। लेजी फेयर इकोनॉमी। लेजी फेयर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है सर, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। प्रॉफिट मोटिव बता ही दिया हूं तुमको, करेक्ट है। लेसी फेयर लिख दिया हूं, हाँ, कॉमा प्राइस मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या चलता है साहब? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लिखो प्राइस मैकेनिज्म। सर ये क्या चक्कर हो गया? प्राइस मैकेनिज्म मतलब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्ट का क्या प्राइस होने वाला है, एवरीवन, प्रोडक्ट का क्या प्राइस होने वाला है, कितना क्वांटिटी बिकने वाला है, ये डिसीजन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लेता है। कौन लेता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सर सच बताया तो नहीं समझ आया, रुक जाओ। मान लो एक कमोडिटी है जिसका प्राइस, मैं बता रहा हूं प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है ना? हालांकि ये नहीं भी बोलता तो चलता, क्योंकि एमसीक्यू में इसका कोई तुक नहीं बनता, बट लॉजिक समझना पड़ेगा। 20 रुपया, 3 प्राइसेस है। कॉमन सेंस सबके पास है कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होता है। अरे जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होता है। एवरीबडी, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होता है। नेचुरली अगर आप लोग देख रहे हैं कि प्राइस 10 रुपीज है तो डिमांड शायद 1000 यूनिट्स का होगा। पर तब सर मान लीजिए सप्लायर बहुत ज्यादा खुश नहीं है, वो बोल रहे हैं यार कम प्राइस में हमको ज्यादा बेचने में इंटरेस्ट नहीं, हम 300 यूनिट ही बेचेगा, जाओ भागो। प्राइस 15 रुपया हुआ तो डिमांड गिर गया, पर सप्लाई बढ़ गया, क्योंकि अब सप्लायर लोग खुश है प्राइस बढ़ गया तो, लेकिन कंज्यूमर लोग उदास है। और प्राइस 20 हो गया तो डिमांड गिर के 300 हो गया, पर सप्लाई बढ़ के 1000 हो गया। एक बात बताओ, डिमांड और सप्लाई किस प्राइस पे इक्वल हुआ? 15 रुपए पे। इसको बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म, where prices are decided by market forces of demand and supply। लिखो प्राइस मैकेनिज्म डैश, prices decided by market forces of demand and supply। प्राइस मैकेनिज्म डैश देके prices determined by market forces of demand and supply। प्राइस मैकेनिज्म डैश देके prices determined by market forces of demand and supply। प्राइस मैकेनिज्म डैश देके prices decided by market forces of demand and supply। प्राइस डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लिखा क्या आप लोगों ने? लिखा ना, वेरी गुड। हो गया ये वाला पॉइंट खत्म, कि प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हो गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लिख लिया ना। नेक्स्ट लिख लो सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये मैं समझा ही दिया हूं तुमको। डैश दे के लिखो कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी मतलब सरकार के बोलने पे चलता है। कमांड इकोनॉमी, कॉमा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कॉमा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी।
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी लिखा क्या? कॉमा लिखो, सोशल वेलफेयर मोटिव, सोशल वेलफेयर मोटिव। वो आप लोगों को समझ आया ना बातचीत? राइट सर। अब दोस्तों, इकोनॉमिस्ट लोग कहते हैं कि इकोनॉमी में तीन मेजर दुख है, तीन मेजर तकलीफें हैं। दैट इज व्हाट इकोनॉमिस्ट से। होता छह है, छह छह इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीन होता है। सबसे पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम है व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। मैंने तुमको क्या बोला? रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो तुम सब कुछ अनलिमिटेड बना सकता है क्या? नहीं। तो कुछ कुछ बनाएगा, लिमिटेड लिमिटेड बनाएगा। तो व्हाट एंड हाउ मच टू प्रॉब्लम, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस इस बात को केटर करता है। व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस इस बात को केटर करता है, तुम क्या बना रहा है और कितना यूनिट्स बना रहा है। क्योंकि आज ही डिस्कशन हुआ है कि वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो हर कुछ प्लेंटी में नहीं हो सकता है। नंबर टू, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है, देखो दो तरीके के टेक्निक्स होते हैं। एक होते हैं एवरीवन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का अर्थ होता है वो जहां पे मशीनें ज्यादा है, मशीनें ज्यादा है, लेबर कम है। अब जो ऑनलाइन आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जो महाबोका हो सकता है, वो लोग बोलता है कैपिटल इंटेंसिव जिसमें मशीन ओनली। गलत। लेबर चाहिएगा, कम चलेगा, सही। कैपिटल इंटेंसिव हैज मोर ऑफ टेक्नोलॉजी, लेस ऑफ लेबर। लेबर इंटेंसिव हैज मोर ऑफ लेबर, लेस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हाउ टू प्रोड्यूस में ये डिसाइड करना है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तुम ये प्रोडक्ट किसको देगा? मान लो ये प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, इनफैक्ट अभी ये जो मेरा लेक्चर चल रहा है ये भी एक प्रोडक्ट है जो बन रहा है। ये भी एक प्रोडक्ट है, गुड या सर्विस प्रोडक्ट ही है। इस प्रोडक्ट से एक पैसे आएंगे मेरे पास। वो पैसे क्या सिर्फ मैं पूरा का पूरा सेलिब्रेट कर लूंगा? नहीं। उसका एक पोर्शन जिस प्रॉपर्टी पे मैं बैठ के क्लास ले रहा हूं उसकी तरफ जाएगा। एक पोर्शन जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है उसकी तरफ जाएगा। एक पोर्शन जो है बेसिकली जो हम लोग का बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब जो रिसोर्स है वो कैसे एलोकेट होगा और किसको मिलने वाला है, दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। चमका नहीं चमका? राइट सर। ये सर बात समझ में आया। अच्छा, मेरे को आपको सिखाना और भी बहुत कुछ है, लेकिन अब सिखाने का स्टाइल थोड़ा चेंज होगा। और सीख लो, यही पैटर्न से आगे का क्लास भी चलेगा एज फार एज फास्ट ट्रैक एंड रिवीजन इज कंसर्न्ड। स्टेप वन, आप लोग अगर देखोगे तो अब लगभग लगभग हम लोगों ने क्लास का जो है शुरू करते करते 45 से 45 मिनट्स और 1 आवर के करीब अपने यूटिलाइज कर लिए हैं। राइट। अब सिखाना अभी भी चलेगा, बट अब इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू सिखाया जाएगा। कुछ एमसीक्यूज का आंसर तुमको आता होगा और कुछ जो नहीं आता होगा उसमें जो है मैं एवरीबडी आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है, एंड फिर तुमको समझ में आएगा, एंड फिर तुमको समझ में आएगा। सर सही है। तो चलिए फिर ये डिस्कशन शुरू करते हैं अपने लोग। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, है ना? स्टार्ट कर रहे हैं सम को, कॉन्सेप्ट्स को। हाँ, तुमको जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है ना, उसके लिए यू विल ऑल्सो गेट दिस पीडीएफ इन योर रिस्पेक्टिव एप्पल ऐप। ठीक है ना? तो सुनते उसको प्रैक्टिस करते रहना, है ना? एवरीबॉडी स्टार्ट करते हैं बात को। एवरीवन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड, वेरी गुड क्वेश्चन है। तो यार इसको स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कायदे से सुनना। द मीनिंग ऑफ द वर्ड, एवरीवन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विथ विच वर्ड, इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विथ विच वर्ड, ये बताइए, इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विथ विच वर्ड।
अब मैं बताता हूं आपको। अच्छा पहले तुम एक बार चारों पढ़ो ना, चारों रीड तो करो, तुम खुद खुद ही आंसर दे देगा। अपने गट के ऊपर ट्रस्ट करना, सही आंसर देगा। हम बोला था ना अपने गट के ऊपर सही आंसर दे देगा, अगर लेक्चर सुना है तो। स्कार्स। जबकि मैं एक बार भी ये बात बताया क्या तुमको? नहीं बताया ना। ये इसलिए बोल रहा है, कॉन्सेप्ट सुन के प्रैक्टिस करो, सम होगा, देख लो स्कार्स। जबकि एक बार भी क्लास में ये डिस्कशन आज नहीं हुआ है। यही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ जगह पे डिस्कशन नहीं होगा, एमसीक्यू करते करते तुम सीख जाएगा, है ना। ये तो, लेकिन इकोनॉमिक वर्ड हुआ है स्कार्स रिसोर्सेस को मद्देनजर रखते हुए, इसलिए समझ में। एक्चुअली जो इकोनॉमिक वर्ड है ना, इसका रिलेशन स्कार्स वर्ड से है। मतलब बेसिकली दूसरे लैंग्वेज में, लैटिन और ये सब में से निकल के आया था, तब ये स्कार्स है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है ये सेकंड वाला, तो यार फॉर्मेलिटी है पूछना, फिर भी पूछ लेते हैं, है ना। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एवरीबॉडी, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। wants are unlimited, resources are limited। फिर से बोलता हूं, wants are unlimited, resources are limited। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ends का क्या मतलब होता है? ends का क्या मतलब होता है? ends का मतलब होता है unlimited wants। ends का मतलब होता है unlimited wants। बताऊं कैसे? आओ बताता हूं। लायनल रॉबिन्स ये वर्ड यूज किया था फर्स्ट टाइम। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, सुनो, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relation between ends, as a relation between ends and scarce means which have alternative uses। ends हो गया wants और scarce means हो गया limited resources। तो लिख लेना, ends equals to unlimited wants, ends equals to unlimited wants या human wants, whatever you want to call it। ends मतलब human wants, ends का मतलब हो गया human wants। अभी मजे का बात है, फोर्थ क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस। मींस क्या हो गया? स्कार्स रिसोर्सेज, मींस हो गया रिसोर्सेज। अच्छा अब यहां पे ना क्या लिखना है नहीं लिखना है ये मैं नहीं बताऊंगा। अब मान लो तुमको पता ही था कि हाँ एंड्स अनलिमिटेड वांट्स होता है तो मत लिख। तुमको लग रहा है कि यार मींस रिसोर्सेज होता है लिमिटेड, ये हमको शायद ध्यान नहीं रहे, लिख ले। समझ आ गया ना? तो ये मत पूछना क्या लिखे वो सब मत करना, तुम डिसाइड करो। एवरीबॉडी, फिफ्थ क्वेश्चन में चल रहा हूं आप लोग के पास और डिस्कस करते हैं क्या है रिसोर्सेज मींस। क्या सिर्फ पैसा? कायदे से रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? दे आर आस्किंग, सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। रिसोर्सेज मींस मनी ओनली, सिर्फ पैसा, अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज या ऑल दी अबव। अभी एवरीबॉडी बताइए आप लोग को क्या लगता है? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स लोग ऑल दी अबव बोलेंगे, विच इज रॉन्ग, द आंसर इज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। एक बात बताओ, जो रिसोर्स अनप्रोडक्टिव है, मतलब जो कोई काम ही नहीं आएगा, एग्जांपल दे रहा हूं, एक बंजर जमीन जो किसी काम नहीं आएगा ना, वहां उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बन सकता है ना, वो पौधा या कुछ ग्रो कर सकता है। इकोनॉमिक्स में वो कैसे काम आएगा, तुम बता दो मेरे को। लेकिन अब तुम लोग क्या आर्ग्यूमेंट देगा, हम बोले तुम लोग का आर्ग्यूमेंट, लेकिन सर पैसा भी तो रिसोर्स होता है, तो पैसा प्रोडक्टिव रिसोर्स में ऑलरेडी काउंट नहीं हो गया क्या? मनी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में ऑलरेडी काउंट नहीं हो गया क्या? अब हम तुम्हारा थॉट प्रोसेस बताता है, तुम क्या सोचा हम बताता है। तुम बोला यार अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मन तो नहीं है, पर मनी भी सही है और प्रोडक्टिव भी सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव बोल देते हैं। पर तुम ये क्यों नहीं सोच रहा है कि मनी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के अंदर है ऑलरेडी? तो लिख लो, रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक्स मींस प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ओनली, रिसोर्सेज मींस प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ओनली। इसके बाद सेवेंथ पे आओ, है ना। सेवेंथ वाले पे आना, सिक्स जानबूझ के स्किप करवाए हैं एक बार। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरे को एक्सप्लेनेशन का मौका मिल गया, सुनिए। दुनिया में दो तरीके की एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अगर कोई एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव पैसे बनाना है, सीधी बात, नो बकवास, पैसे कमाना है, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और है कोई और रीजन, लव, अफेक्शन, पेट्रियोटिज्म, इमोशन,
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपके घर पे कोई भी पेरेंट आपके लिए खाना कुक कर रहे हैं, उस दौरान वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर हो सकता है आपके जो पेरेंट है वो वर्ल्ड के बेस्ट शेफ हो, वर्ल्ड के बेस्ट कुक हो, तो वो जब अपने अपने रिस्पेक्टिव कैफे या रेस्टोरेंट में कुक कर रहे हैं, वही चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो कोई चीज इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, वो सीधे सीधी बात है, आप ये चेक कर लो उसका मकसद क्या है। अगर उसका मकसद पैसे बनाना है, इकोनॉमिक है। सर बात समझ में आ रहा है, सर बात समझ में आ रहा है, और हम 100% बोल रहे हैं। अभी अपने लगभग 30-40 एमसीक्यूज करेंगे, तुम कुछ ना कुछ सीखेगा ही। इम्पॉसिबल है कि तुम बोले मैम 40 में 40 सही किया था, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन द रेडियो, टीचिंग वंस ओन सन एट होम, ना 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 ना, मेडिकल फैसिलिटीज रेंडर्ड बाय अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी, हाँ ठीक है। अभी ना, और हाउसवाइफ डूइंग हाउस होल्ड ड्यूटी, तो हाउसवाइफ घर का काम कर रही है तो नहीं है, ये होगा। अभी रुको, अभी तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, फिर बद्धा सवाल है तुम्हारे मन में, लेकिन वो जवाब हम दे देता है। सवाल है, मेडिकल फैसिलिटी रेंडर्ड बाय ए चैरिटेबल, सर यहाँ तो चैरिटेबल है ना। ओ भाई, तो फ्री में तेरे को थोड़ी दे रहा है, चैरिटी रन करने के लिए वो पैसा तो बना ही रहा है, पैसे के लिए तो कर ही रहा है, तो इसीलिए सी आंसर है। मेडिकल फैसिलिटीज ये जो भी है, रेंडर्ड बाय अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी, 7 का सी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक नहीं है, ठीक है। सन लुकिंग आफ्टर हिज एलिंग मदर, ठीक ही लग रहा है मेरे को। एक सेकेंड ना, फार्मर ग्रोइंग मिलेट्स, ओ भाई पैसे के लिए कर रहा है। सोल्जर सर्विंग एट द बॉर्डर, पैसे के लिए कर रहा है तो पेट्रियोटिज्म है, तो फ्री में थोड़ी ना बॉर्डर पे चला गया कि मार गोली, पैसे तो मिल ही रहे हैं उसको। पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोट महक बोल रही है सर, पेट्रियोटिज्म के लिए भी तो इसमें इमोशनल नहीं होना है, उसको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज का मिल रहा है। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डूइंग हिज ओन प्रैक्टिस, नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। तो सन लुकिंग आफ्टर हिज एलिंग मदर, ये आंसर हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 9 पे चल रहे हैं एवरीबॉडी, होपफुली एवरीबॉडी इज क्लियर सो फार, है ना। पॉइंट नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नंबर 9 पे डिस्कशन कर रहे हैं अपने लोग यार। इकोनॉमिक, सेल ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर, भांजे को पढ़ाना, हाउसवाइफ टेलीविजन, ना 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 ना, सेल ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देख लो डिस्कशन में भी मैंने क्या है ना समराइज कर लिया। बेसिक्स के 10 क्वेश्चंस है, फिर स्कैरसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो मतलब चैप्टर के अंदर भी अपने सब टॉपिक्स कर लिए हैं, जिससे तुम प्रैक्टिस कर सके हर एरिया को, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? अ हाउसवाइफ डूइंग हाउस होल्ड ड्यूटीज, द टीचिंग वंस ओन डॉटर ना, मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स एट अ सब्सिडाइज रेट, ये ठीक है, ये मेरे को समझ में आता है कि इकोनॉमिक है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्कैरसिटी के बारे में बात करो। किसके बारे में बात करो? स्कैरसिटी के बारे में बात करो। क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ स्कैरसिटी, एवरीबॉडी, द लॉ ऑफ स्कैरसिटी। अच्छा, लॉ ऑफ स्कैरसिटी, अब मत बोलना तुमको नहीं पता था। लॉ ऑफ स्कैरसिटी का मतलब है, लॉ ऑफ स्कैरसिटी का मतलब है, अरे वो एक तो मूवी है, लॉ ऑफ स्कैरसिटी उस मूवी में बताया हुआ है। मूवी हम भूल गया, दीपिका पादुकोण और वो रणबीर कपूर है। कितना भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। एस, हाँ, ये जवानी है दीवानी, हाँ बस वही, वही दीपिका पादुकोण उसको लॉ ऑफ स्कैरसिटी ही बता रही थी। कितना भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। बोल दिया हम हिंदी में, तुम देख लो इसका इंग्लिश कहाँ है। लॉ ऑफ स्कैरसिटी डजंट अप्लाई टू रीच डेवलप्ड कंट्रीज, फालतू बात कर रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज में भी कमी होता है।
applies only to less developed countries, गलत बात, applies to everybody. Implies that consumers want will be satisfied, कभी भी नहीं. क्या बोला? Implies that consumer want will never be completely satisfied, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, यही तो बोला. That is law of scarcity. तो ये हो गया 11 का डी, लॉ ऑफ स्कैरसिटी. लॉ ऑफ स्कैरसिटी पॉइंट डी हो गया या टॉपिक डी हो गया. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. Which of the following is the correct general definition of study of economics? Which of the following is the correct general definition of study of economics? Correct general definition of study of economics, ठीक है ना? हाँ सर. इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी. नहीं, तो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का ग्रो होना, ये स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है इससे तुक नहीं बनाता है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है. बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, क्या वो जनरल डेफिनेशन ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स है? नहीं. इंडिविजुअल एंड सोशल चॉइस इन द फेस ऑफ स्कैरसिटी, पॉइंट 3. और बिजनेस डिसीजन, जब फॉरेन से कंपटीशन होगा तब बिजनेस क्या डिसाइड करेगा? अपने मन से पूछो, मन गलत नहीं बोलेगा, सच सच बोलना. कौन सा आंसर है? बोलो. जो तुम पहला सोचेगा वो सही सोचेगा, बोलो. एग्जैक्टली exactly. भाई यहां इंडिविजुअल का बात हो गया, सोशल चॉइस का बात हो गया, स्कैरसिटी का बात हो गया. अब क्या पूरा डेफिनेशन लिख के देगा तुमको? तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि डोंट एक्सपेक्ट एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आए. अब तुम पूरा बुक ढूंढ लेगा तो ये कहीं नहीं मिलेगा. आ रहा है ना बात समझ में? यस सर. हमेशा अगर बोला है यार जनरल डेफिनेशन, मतलब जो ओवरऑल बात को कवर कर दे, तो भैया सोचना ही नहीं है, वो स्कैरसिटी वाला ही आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी, है ना? एवरीबॉडी आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान तो सुनिएगा, है ना? बोलिए सर क्या है? व्हाट इंप्लीकेशन डज रिसोर्स स्कैरसिटी हैव फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स? रिसोर्स का स्कार्स होने का मतलब क्या है? कि सारा वांट सेटिस्फाई. तो मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं ऑप्शंस. लिख लो, रिसोर्स स्कैरसिटी मींस नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड. लिख लो, resource scarcity means not all wants can be satisfied. Resource scarcity means not all wants can be satisfied. Resource scarcity means not all wants can be satisfied. Resource scarcity means not all wants can be satisfied. रैशनल डिसीजन मेकिंग का क्या होता है मतलब? रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल. वंस चॉइस बी अराइव्ड एट लॉजिकली एंड विदाउट एरर. वन नहीं, ये नहीं होता है कि गलती ही नहीं हो तुमसे. ना 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 ना. वंस चॉइस्ड, हाँ ये सही है एकदम, कि वंस चॉइस्ड बी कंसिस्टेंट विथ वंस गोल्स. मतलब तुमको अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो तुम उस हिसाब से बिहेव करेगा कि तुम लॉस मेकिंग प्रोडक्ट नहीं बेचेगा. तो ये है, लिख लो, रैशनल डिसीजन मेकिंग मींस वंस चॉइस शुड बी कंसिस्टेंट विथ वंस गोल्स. रैशनल डिसीजन मेकिंग मींस वंस चॉइस शुड बी कंसिस्टेंट विथ वंस गोल्स. Implies that one's choice, rational decision making implies that one's choice should be consistent with one's goals. हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रमाइस? गुड क्वेश्चन दोस्तों. प्रमाइस का मतलब होता है अजम्पशन. इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल अजम्पशन क्या है, इज व्हाट दे आर आस्किंग. आओ पढ़ते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज विल ऑलवेज बी स्कार्स, ठीक है. इंडिविजुअल्स आर कीपिंग, फंडामेंटल प्रमाइस मतलब इकोनॉमिक्स क्या अज्यूम करता है ना. Individuals are capable of establishing goals and acting in a manner consistent with achieving all those goals. अच्छा. Individuals choose the alternative for which they believe that net gains to be the greatest. Or finally, no matter what the circumstances, individual choice always involve a trade-off.
तो ये जो क्वेश्चन है ये खतरनाक क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। जवाब मैं तुमको देता हूं ऑप्शन सी। क्या है? इकोनॉमिक्स ये मान के चलता है कि इंडिविजुअल्स हमेशा वो अल्टरनेटिव चूज करेंगे जिनमें उनका फायदा मैक्सिमम होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल अजम्पशन तो नहीं है ये। इकोनॉमिक्स तो ये मान के ही चलेगा कि हर इंसान वैसे बिहेव कर रहा है जिससे उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। ठीक है ना? तो मेन इकोनॉमिक्स अजम्पशन लिख लो। मेन इकोनॉमिक्स अजम्पशन, मेन इकोनॉमिक्स अजम्पशन, मेन इकोनॉमिक्स अजम्पशन, मेन इकोनॉमिक्स अजम्पशन, मेन इकोनॉमिक्स अजम्पशन। ठीक है? डैश दे के लिखो, इंडिविजुअल्स विल वांट टू मैक्सिमाइज देयर नेट गेन्स। इंडिविजुअल्स विल वांट टू मैक्सिमाइज देयर नेट गेन्स। इंडिविजुअल विल वांट टू मैक्सिमाइज देयर नेट गेन्स। हाँ, गोल स्टैब्लिश करके कंसिस्टेंट विथ अचीविंग दोज ऑफ गोल्स, वो। और यहां पे ग्रेटेस्ट है ना, इस वजह से ये है। ठीक है कि नहीं है? राइट। अभी है कंसिडर द फॉलोइंग एंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इकोनॉमी इफ एनी इज विदाउट स्कैरसिटी। मतलब इनमें से कौन सी इकोनॉमी है जहां पे स्कैरसिटी नहीं है? लिखा है ना विदाउट स्कैरसिटी, मतलब किसमें स्कैरसिटी नहीं है? प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी। आजादी के पहले इंडियन इकोनॉमी में कोई स्कैरसिटी नहीं थी, ऐसा है क्या? ए मिथिकल इकोनॉमी जहां पे सब कोई के पास पैसा है, तब भी स्कैरसिटी नहीं होगा क्या? तब भी स्कैरसिटी नहीं होगा क्या? एवरीबॉडी, तब भी स्कैरसिटी होगा। अभी तुम लोग तुरंत मन में पूछा ये कैसे पॉसिबल है? जब सबके पास पैसा है तो स्कैरसिटी कैसे होगा? जवाब दे दे। सबके पास पैसा है, तुम्हारे पास, मेरे पास, सबके पास पैसा 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 पैसा। हम बोला मेरे को 1000 एकड़ जमीन चाहिए, तुम बोला हमको 2000 चाहिए। हम बोला हमको पूरा अर्थ चाहिए। लो, कर लो। अब तुम कहां से लाओगी? लो। तो अब तुमको लग रहा है कि यार एक ही अर्थ था, शिट, दूसरा अर्थ होता तो वो हम ले लेते। यही होगा ना? तो स्कैरसिटी कैसे नहीं पॉसिबल है? एक सोचो ना, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में भी कमी है। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में भी कमी है जहां सबके पास पैसा है, वहां भी स्कैरसिटी है। तीसरा, एन इकोनॉमी वेयर इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, सबके पास इक्वल इनकम होगा तो स्कैरसिटी खत्म हो जाएगा। कोई इकोनॉमी ही नहीं है, नन ऑफ दी अबव। दुनिया में कोई, सरल भाषा में ये लोग ये समझाना चाह रहा है आपको, ये सिखाना चाह रहा है, आप समझे कि नहीं आई डोंट नो, कि कोई इकोनॉमी पॉसिबल नहीं है जहां स्कैरसिटी नहीं हो। कोई इकोनॉमी पॉसिबल नहीं है जहां स्कैरसिटी नहीं हो, नहीं पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a system of economy in which also production are owned by private individuals। owned by private individuals लिखाया वही है तुम लोगों को, कैपिटलिस्ट है। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी, सुनना यहां पे, सुनना क्वेश्चन को, हाउ सोसाइटी मैनेजेस scarce resources, how economics is the study of how to reduce our wants until we are satisfied, how society manages unlimited resources। है तो झूठ बात है। हाउ टू फैली सेटिस्फाई अवर अनलिमिटेड वांट्स, फालतू बात है। तो जो एक्चुअली में जो चक्कर है वो ए और बी के में है, ज्यादा तुक बनता है बी में। क्योंकि हाउ सोसाइटी मैनेजेस स्कार्स रिसोर्सेज थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर हाउ टू सेटिस्फाई अवर वांट्स के अंदर ये ए भी कवर हो गया। ए जो है वो बी में आ गया, तो बी ज्यादा ब्रॉड है। लिख लो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइड। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइड। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइड। ठीक है ना? ये 18 का बी हो गया। हो गया क्या? 18 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग देखो 19, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है? इन इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी इज अ, कौन सा कॉन्सेप्ट? एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इरेलीवेंट कॉन्सेप्ट है? अरे कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्कैरसिटी बोल के कुछ। भाई इरेलीवेंट और
नॉट अ कॉन्सेप्ट एट ऑल, क्या बात कर रहा है, फालतू बात है सर। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो है ये बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, ये समझाना पड़ेगा मेरे को तुमको। सुनना, आंसर तो मैं बता सकता हूं पर कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में दुनिया में रिसोर्सेज ऐसा है कि सबका नीड पूरा हो जाए, सबका नीड पूरा हो सकता है। तो रिसोर्सेज सच में लिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज इनफ है, स्कार्स नहीं है। इतना रिसोर्सेज नहीं है कि सबका ग्रीड पूरा हो जाए। तो रिसोर्सेज आर स्कार्स इन कंपैरिजन टू, इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। तो रिसोर्सेज को तुम स्कार्स बोलता है, तुषिता, इंद्रिला, तुम लोग रिसोर्सेज को स्कार्स बोलता है इसलिए, और वो भी रिलेटिवली। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कार्स रिलेटिव टू द अनलिमिटेड वांट। क्योंकि वांट से कंपेयर करे तब वो स्कार्स है, वरना सच में रिसोर्सेज स्कार्स नहीं है। इसीलिए इन इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट आ गया ना, 20th में वो पूछ लिया, 20th में वो पूछ लिया। सुनो, रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू सोशल गोल्स, फर्म्स प्रॉफिट मोटिव ह्यूमन वांट्स। सब कुछ तो सेम है, ऑल भी है, ऑल है ना। क्योंकि समझो बात को, कंट्री का गोल अचीव करना है सोशली कि सब कोई ग्रो करे, तो सब कोई ग्रो करे उसके लिए तो रिसोर्सेज स्कार्स है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो प्रॉफिट कितना मैक्सिमम है, अनएंडिंग है। तो उसके मुकाबले भी कंपेयर करें तो रिसोर्स स्कार्स पड़ रहा है, और ह्यूमन वांट्स के मुकाबले भी रिसोर्स स्कार्स पड़ रहा है। तो ये तीनों के कंपैरिजन में रिसोर्स स्कार्स पड़ रहा है। रियल लाइफ में आंसर जनरली सिर्फ ह्यूमन वांट्स होता, पर यहाँ पे ये लोग जो बाकी दोनों अल्टरनेटिव दिए, वो लोग को पता है स्टूडेंट रट क्या है कि रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। वो लोग बाकी दोनों भी ऐसा ऑप्शन दे दिया जहां पे भी उनके मुकाबले में भी रिसोर्स स्कार्स है। समझो ना, कंट्री का गोल अचीव करना, कोई कोई एक ऐसा एंड है क्या, कोई एक एंडिंग प्रोसेस है क्या कि ये हो गया तो गोल अचीव हो गया? वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो हमेशा जब तुम गोल से कंपेयर करेगा तो वांट आएगा, तो वो तो हमेशा स्कार्स ही रहेगा। प्रॉफिट क्या कभी रुक जाएगा? वो तो हमेशा उससे कंपेयर करेगा तो स्कार्स रिसोर्स ही है कि यार काश 100 यूनिट लकड़ी और मिल जाता तो और प्रॉफिट आ जाता, जबकि वो ऑर्गेनाइजेशन 10,000 करोड़ रुपया साल का बना रहा है। नहीं ए, हाँ बिल्कुल, महक बोल रही है ए और सी बी में आ जाएगा, पर महक वो तो तब मैं बी लिखता ना जब यहां नन ऑफ दी अबव होता। ऑल है, अगर सारा ही सही है तो अंदर आए या बाहर आए हमको क्या करना है, ऑल ही आंसर है ना। तीनों में कुछ भी गलत बोला क्या? महक क्या बोल रही थी आप लोग नहीं सुने? महक बोल रही है सर ये दोनों बात तो 1 और 3 2 में ही तो आ गया। मैं बोला हाँ, मैं बोला महक मैं 2 लिखता, मैं ये क्वेश्चन चेंज कर देता हूं ना, मैं इसको नन कर दिया, अब तुम लिख लो। लेकिन जब सारा बात ही सही है तब तो तुमको ऑल ही मार्क करना होगा ना। आ रहा है लॉजिक समझ? यस सर, लॉजिक समझ आ रहा है। ऑनलाइन वालों से भी चर्चा करते हैं भाई। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर है, यस और नो, कम ऑन गाइस, सारा बात पल्ले पड़ रहा है? ओके, सबका कंफर्मेशन चाहिए? ओके वेरी गुड, ठीक 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 ठीक। ठीक है चलो आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं अपने लोग, राइट? 21 में चलते हैं और देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे, है ना। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव that will provide the most efficient means of attaining the specified objective from two or more alternative courses of action that is available, from two or more alternative courses of action that is available is called what? Decision making is called what? दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव में तुम क्या सिलेक्ट कर रहे? इट इज कॉल्ड व्हाट यार? प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, डिसीजन मेकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बहुत सारा बात लिखा हुआ है, बाप रे। द इकोनॉमी हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेज, हमको आगे पढ़ना ही नहीं है, आगे पढ़ो ही मत। क्या अनलिमिटेड रिसोर्सेज है क्या? नहीं, नहीं पढ़ेगा आगे। डिसीजंस आर टेकन, सुनिएगा बात को, डिसीजंस आर टेकन ऑलवेज अंडर कंडीशंस ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी। नहीं, हर समय अनसर्टेनिटी नहीं होता है। डिसीजन मेकिंग अराइजेस ओनली इफ देयर इज चॉइस अवेलेबल। अरे अगर चॉइस नहीं है तो तुम सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई चॉइस नहीं है,
क्योंकि गवर्नमेंट ही प्रोडक्ट बना रहा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, आईफोन भी है, ये भी है, ये भी है, सैमसंग भी है, ये भी है, ये भी है, तो तुम चॉइस कर सकता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में चॉइस होगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बन रहा होगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो यू विल नॉट हैव एनी चॉइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, वो अपने डिस्कस कर रहे हैं ना, बिजनेस डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स, बिजनेस डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स। सुनना अभी एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 23 में बिजनेस डिसीजन में क्या क्या आता है, मतलब एक बिजनेस को क्या क्या डिसीजन लेना पड़ता है। वेदर द फर्म हैज टू मेक कंपोनेंट्स और बाय द कंपोनेंट्स। हाँ, उदाहरण के तौर पे ये पेन है, इसके अंदर तीन चार चीजें हैं, फर्म को पेन बेचना है, अब फर्म पेन के अंदर का चीज खरीद के असेंबल करे या अंदर के चीज को भी बनाए, ये डिसीजन लेना पड़ता है। फर्म को बिजनेस रोक देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, लेना पड़ता है। व्हाट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, मतलब अगर मैं बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए उठा रहा हूं बाजार से, तो 60 लाख मेरा होना चाहिए, 40 लाख बाजार का होना चाहिए, कि पूरा ही बाजार से लोन ले या पूरा ही अपना पैसा डाले। ओ माय गॉड, सारा ही सही है। आगे बढ़ता हूं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कैपिटल बजटिंग, क्या होता है कैपिटल बजटिंग? मत बोलना नहीं आता है, हम नहीं एक्सेप्ट करेगा। पहले हम सोर्स बता देता, तुम लोग कहां पढ़ा इसको, क्लास 12। तुम्हारे पास क्या तो कॉमर्स था या बिजनेस स्टडीज था, हाँ या ना? 12 में कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज बोल के कुछ किताब था? हाँ। उसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस करके एक चैप्टर था। हाँ, उसमें कैपिटल बजटिंग आया था, लॉन्ग टर्म फंड्स का प्लानिंग, कि हमको जब मशीन खरीदना है, हाँ मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए कोई सामान खरीदना है, तो उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कैपिटल बजटिंग के अंदर आता है। कैपिटल बजटिंग, डिमांड एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, तो कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आ रहा भाई? तीनों तो आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दी अबव। तुम लोग एक गंदा नोशन लेके एग्जाम में जाता है, और इंस्टीट्यूट ना किसी दिन तुम्हारे साथ खेल जाएगा। तुम लोग नोशन लेके जाते हो ऑल दी अबव और नन ऑफ दी अबव, तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ये नोशन लेके मत जाओ, बैलेंस्ड, कि हाँ सर सभी आंसर हो सकता है, तभी तो चार ऑप्शन है। क्योंकि स्टूडेंट का एक बायस रहता है, तुम लोग का भी रहता है, कि भैया नन तो होगा ही नहीं। हम ये नहीं बोल रहे नन ही होगा, बट रीड करो, पॉसिबल है। आगे, वेरी गुड यार। 25th क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एंड आई थिंक बहुत इजीली तुमको समझ में भी आएगा। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सुनो ना, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को जब तुम बिजनेस में लगाता है, तो इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं? तीनों बोल सकते हैं। इकोनॉमिक्स अप्लाइड, तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यस, अप्लाइड इकोनॉमिक्स यस और नो, ऑल दी अबव। अब जो लोग बुद्धि नहीं लगाएगा वो लोग बोलेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्यों? क्योंकि सर सिलेबस ही है ना बिजनेस इकोनॉमिक्स। लिख लो, अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आर ऑल द सेम वर्ड। लिख लो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। लिख लो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। हाँ, नहीं नहीं वो ठीक है। अभी अच्छा, ये वाला बंद करना, ये वाला करना था क्या? ठीक है, या आप एक काम करो ना, आप सेकंड बेंच में आ जाओ ना, वो वाला बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं सेकंड में। हाँ, 26th एवरीवन, इकोनॉमिक थ्योरीज, एवरीबॉडी। 26th वाला है आप लोगों का, कि ये जो इकोनॉमी के थ्योरीज है, इकोनॉमिक के थ्योरीज है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, डिमांड सप्लाई, जितने भी थ्योरीज है जो तुम लोग पढ़ता है, क्या ये लोग 100% एक्यूरेट होता है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, हाइपोथेटिकल होता है, मतलब कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड होता है। बी, सी, रियल होता है या फैक्ट बेस्ड होता है? तो यार इकोनॉमिक्स में जितने भी थ्योरीज है, वो सब तो अजम्पशन पर बेस्ड है ना।
पढ़ा नहीं है क्या? डिमांड में भी assumptions होता है, सप्लाई में भी assumptions होता है। तो यस, इकोनॉमिक थ्योरीज आर हाइपोथेटिकल, मतलब बेस्ड ऑन सम assumptions। लिख लो, इकोनॉमिक थ्योरीज आर हाइपोथेटिकल, मतलब होता है बेस्ड ऑन सम assumptions, मतलब होता है बेस्ड ऑन सम assumptions। सुनना अभी बात को आप लोग, 28 में आएंगे, 27 एक बार स्किप किया हूं मैं जानबूझ के, है ना। 28 से तुमको बहुत कुछ याद आएगा, आज ही हुआ है क्लास में। बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ प्रेग्मेटिक अप्रोच लिखाया भी हूं, विच मीन्स इट इज नॉट, क्या लिखा है देखा, पढ़ा क्या लिखा है, विच मीन्स इट इज नॉट। प्रेग्मेटिक का उल्टा होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो इट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, तो आंसर हो गया अब्स्ट्रैक्ट। समझ आ गया? प्रेग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, तो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल दोनों हो गया। तो क्या नहीं है? एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ऑल ऑफ दी अबव हो नहीं सकता, तो बचा कौन? एब्स्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। कोई बोल सकता है सर हमको पता ही नहीं था एब्स्ट्रैक्ट उल्टा होता है, मैं बोला फिर देख देख, रियलिस्टिक होता है तेरे को ये पता था, तो तुम ये आंसर मार्क करता नहीं। प्रैक्टिकल है, तुमको पता है, तुम ये आंसर मार्क करता नहीं, तो ऑल दी अबव तुम कर नहीं सकता, तो बचा क्या? ये होता है थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, कि हटाते जाओ तो अपने आप ही सही आंसर आ जाएगा। जो नहीं हो सकता है वो हटा दिया, तो जो होगा वो आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बिकॉज it integrates, everyone question है, business economics is a science because it integrates the tool of business science, decision science, yes, it establishes a cause and effect relationship, कि ये हुआ इसकी वजह से ये होना चाहिए, follow scientific methods and test the validity of results, सही है, तो सारा का बारा सही है, all the above। The emphasis of business economics, very good question, is on normative only। मैं तो ये नहीं बोला, more normative than positive, more normative than positive, more normative than positive, so answer is more normative than positive। is that clear everyone? so दोस्तों, मैं अपलोड कर दूंगा, और 8-10 क्वेश्चंस है वो आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं। बाकी डिस्कशन हम लोग आज यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। आप लोगों का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, और पूरा एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस हो गया है। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।